मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, दीर्घायु रहो। आज हम तुम लोगों को 11th के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम लोग को मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। 10th जब तुम लोग पास किए, तुम्हारे मन में ये बात उठ रही होगी कि 11th में हम लोग को मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। हम लोग के मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बात है, उसी सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लोग ध्यान से सुनना। हम लोग को जो 11th की बात मैं कर रहा हूँ। 11th में 11वीं जिसको बोलते हैं या फर्स्ट ईयर कहते हैं, 11वीं 11th या फर्स्ट ईयर, उसमें हम लोग को मैथ्स जो है वो 100 मार्क्स का पढ़ना है। 100 नंबर का पढ़ना है मैथ्स हमें। अभी 100 नंबर में 100 मार्क्स में मैथ का जो 100 मार्क्स है उसमें क्या क्या टॉपिक मुझे पढ़ना है, आज हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर है? मैथ में जो हम लोग को पढ़ना है 100 नंबर में, उसमें सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा। तुम जानता होगा अलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। तो अलजेब्रा हम लोग को यहां भी पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए अलजेब्रा में बीज गणित में हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। इसके बाद एपी जीपी, एपी तुम जानता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में भी हल्का पढ़ा था। तो यहाँ भी एपी जीपी पढ़ना है, जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इनइक्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यही 5-6 चैप्टर से हम लोग का अलजेब्रा बनता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यही 6 टॉपिक मेनली बनता है हमारा अलजेब्रा में। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे आएंगे तो उसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अभी क्या क्या पढ़ना है उसी को हल्का हम फोकस कर रहे हैं। तो अलजेब्रा में यही हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? दूसरा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर मैथमेटिक्स में, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 कोण की माप इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यही त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल चीज पढ़ना है। कुछ बेसिक चीज सब पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट सब। टी रेशियो पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या है, एंगल एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है, कोण की माप जिसको बोलते हैं, कंपाउंड एंगल पढ़ना है, संयुक्त कोण। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ना है, रूपांतरण का सूत्र जिसको कहते हैं। इसके बाद मल्टीपुल एंगल पढ़ना है, अपवर्त्य कोण या सब मल्टीपुल एंगल। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन भी पढ़ना है, त्रिकोणमितीय समीकरण। इन्हीं टॉपिक से हमारा ट्रिगोनोमेट्री बनता है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। हमको ट्रिगोनोमेट्री में यही चीज सब पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक हम लोग को 11th में पढ़ना है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति हम लोग को 2 डायमेंशन में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जिसको बोलते हैं। तो लोग कोऑर्डिनेट तो जानता होगा, नियामक। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? तो जो बिंदु का पता बताता है, तुम लोग पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट हम लोग को पढ़ना है मेनली स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। इसके बाद पढ़ना है सर्किल, वृत्त जिसको बोलते हैं। और उसके बाद पढ़ना है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर बनेगा, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। यानी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गया स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा,
दूसरा हो गया सर्किल ब्रेथ, और तीसरा हो जाएगा पाराबोला, फिर इलिप्स चौथा, और पांचवा हो जाएगा हाइपरबोला। इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके बाद चौथा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं। इसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसको शॉर्ट में 3D भी कहा जाता है। तो 3D यहाँ बहुत हल्का पढ़ना है, मेनली 3D हम लोग को 12th में पढ़ना है। यहाँ तो सिर्फ हम लोग 3D किसे कहते हैं हल्का उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत सिंपल, यानी 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत हल्का एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रारंभिक इसका इंट्रोडक्शन क्या है, 3D वगैरह क्या है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह ये सब पढ़ना है। मेनली हम लोग को ये 12th में पढ़ना है, यहाँ हल्का सा है, झलक हल्का है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग का पांचवा जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत ये नया टॉपिक तुम लोग के लिए होगा, तुम लोग भी नहीं पढ़ा होगा। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ना है कि सेट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, सेट के प्रकार क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट के बीच में बीजगणित कैसे होता है, वेन डायग्राम क्या है, वेन आरेख क्या है। इसके बाद हम लोग को सेट थ्योरी में पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन, यानी सेट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद रिलेशन के बारे में पढ़ना है, संबंध जिसको बोलते हैं, और फंक्शन जिसको फलन कहते हैं। तो यही 3 टॉपिक बन के हमारा बनता है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी हम लोग को यही चीज सब पढ़ना है। इसके बाद ये भी बहुत हल्का टॉपिक है, छठा टॉपिक हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इससे तुम लोग को भेंट हुआ होगा, जिसको प्रायिकता कहते हैं, संभावनाओं का गणित, द मैथमेटिक्स ऑफ चांसेस। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग को पढ़ना है, तो जानते हो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं वो जानना है, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं वो जानना है, घटना किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं वो जानना है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो जानना है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो जानना है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रायिकता का योग नियम, यूनियन इंटरसेक्शन में पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन में पढ़ोगे तो समझोगे बात सब। अभी तुमको नया लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए हल्का ही मैं समझा रहा हूँ। ये पढ़ना है। यही सब टॉपिक हमारे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। यहाँ भी कुछ पढ़ना है और कुछ हम लोग को मेनली 12th में पढ़ना है। 11th में बहुत हल्का चीज पढ़ना है, 9 के बराबर। इसके बाद 7वां जो टॉपिक हमारा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा पढ़ना है हम लोग को, ज्यादा टॉपिक नहीं है। मीन मेडियन पढ़ना है, तुम लोग पढ़ा होगा, माध्य और माध्यिका। मीन मतलब माध्य होता है और मेडियन मतलब होता है माध्यिका। इसके बाद मीन डेविएशन पढ़ना है, माध्य विचलन जिसको बोलते हैं। वेरिएंस पढ़ना है जिसको विचलन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है जिसको विचलन गुणांक बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। यही टॉपिक्स हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में, बहुत टॉपिक नहीं है, 5-7 टॉपिक से ही ये बना हुआ है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत हम लोग का आसान है। और इसके बाद 8वां जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिक भी कहते हैं, गणितीय तर्कशास्त्र। ये नया टॉपिक है, बड़ी मजेदार टॉपिक है। क्या है हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक बहुत छोटा सा 1 सप्ताह का ही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकल रीजनिंग है, गणितीय तर्कशास्त्र। जब भी कोई चीज हम लोग सोचते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वह स्टेटमेंट मैथमेटिकली सही है या गलत है, ये सब हम लोग इस गणित के माध्यम से पकड़ते हैं। जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे। आज तो मैं सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर है? और 9वां जो टॉपिक हमारा है कैलकुलस। कैलकुलस, ये कैलकुलस हम यहाँ जान से लिख दिए हैं। एक्चुअली कैलकुलस तुम्हारा 12th में पढ़ना है, 11th में नहीं। कुछ
लेकिन लिख दिया हूँ क्योंकि बुक में कुछ दे दिया हुआ इसलिए लिख दिया हूँ, नहीं तो कैलकुलस 11th यही समझो 8 तक ही। ये 9वां टॉपिक कैलकुलस 12th में पढ़ना है। यहाँ हल्का सा लिमिट और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का झलक है, लेकिन मेनली हम लोग को 12th में पढ़ना है कैलकुलस। यहाँ हल्का सा लिमिट और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का झलक दिखाएंगे, लेकिन ये झलक यहाँ नहीं समझना, 12th के यही काम होगा। 11th तक यही 8 टॉपिक है, ये कैलकुलस हम लोग का 12th में काम करेगा। तो यही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है 11th में। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, एक मैथमेटिक्स निकालेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर वो खत्म होगा, तीसरा होगा, इस तरीका से काम करेंगे। अगर हम लोग समय के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा समय अलजेब्रा खत्म होने में लगता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद सेट थ्योरी, उसके बाद 3D, ये सब जो 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल, ये जो तुम लोग देख लिया है 9 ठो, ये सब जो है सब 5 दिन 7 दिन वाला मैथमेटिक्स सब है। मेन समय जो है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऊपर का जो तीनों लिखे हैं इसी में थोड़ा समय लगता है। जैसे अलजेब्रा में 3 महीना लग जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री में 1 महीना का, कोऑर्डिनेट में भी मान के चलो 1 से 1.5 महीना का, इस प्रकार से। बाकी कोई महीना वाला नहीं है। 3 डायमेंशनल 1 सप्ताह, सेट थ्योरी 15 दिन, प्रोबेबिलिटी 10 दिन, स्टैटिस्टिक्स भी 1 सप्ताह, मैथमेटिकल रीजनिंग भी 1 सप्ताह, और कैलकुलस तो 12th में पढ़ना है। 11th में लिख दिए हैं लेकिन पढ़ना 12th में है। तो यही सब हम लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ना है। 100 नंबर 11th का जो टॉपिक है ये यही है। तो हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? हम लोग का बैच जो स्टार्ट होगा वो 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 4 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई, ठीक है? और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे कौन सा? अलजेब्रा। अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा में भी कौन चैप्टर से शुरू करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर से। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर से। अलजेब्रा में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, यही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे 4 अगस्त से। जो हम लोग का टॉपिक शुरू करना है बस यही कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की कहानी सिर्फ हम तुमको सिलेबस वगैरह के बारे में बताए हैं। क्लियर है? बाकी जो भी होगा सो अगले क्लास में होगा। तो यहां तक तो समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। चलो, सभी बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अभाव सफलता को नहीं रोक सकती। अगर तुम सच्चे मन से जो ठान लो वो निश्चित रूप से तुम कर पाओगे, चाहे कितना भी अभाव क्यों नहीं हो। इन्हीं संदर्भ में मैं एससी मिश्रा आज तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिनको ना सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बल्कि वो भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित हुए और अपने देश के राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने अपने गौरव से गौरवान्वित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से नाविक थे और रामेश्वरम में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को नाव किराए पर देते थे। जब कलाम 10 साल के थे तभी से उनमें पढ़ने लिखने के प्रति ललक जगी, और ये ललक इतनी थी कि वह सुबह 4 बजे नहाकर गणित का ट्यूशन लेने चले जाते थे। 4 बजे नहाने की वजह ये थी कि गणित के जो प्राध्यापक थे वह उन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे जो सुबह में, उन्हीं 5 बच्चों को पढ़ाते थे जो सुबह में स्नान करके नहा धोकर आता था। तो ट्यूशन पढ़कर कलाम साहब धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां से अखबार लाकर घूम घूम कर बेचते थे। इस तरह से अपने परिवार की आमदनी में अपना सहयोग देते थे। इसके बाद
शाम तक वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे और फिर घर आते। इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्होंने थकान को आरे नहीं आने दिया, क्योंकि उनको अपने सपने को साकार बनाना था। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाकर पायलट बने, मगर ये हो न सका, क्योंकि भर्ती 8 लोगों की होनी थी और उनकी 9वीं रैंक थी। अपनी ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो इंजीनियरिंग में गए। MIT में उनका नाम आ गया, मगर फीस बहुत ज्यादा थी। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और उनके अब्बा के पास इतने रुपए थे नहीं। तब उनके अब्बा और अक्का ने अपने सोने का जेवर बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया। MIT में कलाम अक्सर उन 2 हवाई जहाजों के पास बैठे दिखते थे जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद MIT में ही रख दिया गया था। 1960 में कलाम साहब ने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्रालय में सीनियर साइंटिस्ट का पदभार संभाला और यहीं से शुरू हुआ मिसाइल मैन बनने तक का सफर। DRDO में रहते हुए उन्होंने आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर भी डिजाइन किया, साथ ही सुपरसोनिक लक्ष्यभेदी विमान का भी डिजाइन तैयार किया। कुछ ही समय बाद डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चर के ट्रेनिंग के लिए नासा जाने का अवसर मिला। नासा से लौटकर उन्होंने भारत के पहले रॉकेट लॉन्चर नाइकी अपाचे की लॉन्चिंग में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे खुश होकर प्रोफेसर साराभाई ने उनको अपने एक सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी सौंप दी। और वो सपना था एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का निर्माण करना। इसरो की तब नई स्थापना हुई थी, संसाधन भी बहुत सीमित थे, जिस कारण कलाम और उनके साथी वैज्ञानिकों को इक्विपमेंट और अन्य सामान साइकिल और बैलगाड़ी से ढोकर ले जाना पड़ता था। संसाधनों की कभी कलाम के सपना पूरा करने से रोक न पाई। यही वजह थी कि 1980 में उन्होंने देश के प्रथम उपग्रह रोहिणी का पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया और इस सफलता पर तो उनके साथियों ने उन्हें खुशी से कंधा पर तक उठा लिया। 1997 में उनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 1981 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। उन्होंने 2 बार पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर भारत को परमाणु संपन्न देशों की कतार में ला खड़ा कर दिया। आकाश, नाग, पृथ्वी, अग्नि व ब्रह्मोस आदि उनके ही मिसाइलें उनके ही योगदान से बनी, जो आज भी हमारे देश की शक्ति और ताकत की पहचान है। 25 जुलाई 2002 यही वो दिन था जब भारत के इतिहास में पहली बार किसी वैज्ञानिक ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में देश भर में चर्चित रहे। 27 जुलाई 2015 की एक शाम भारत के महान सपूत दिल का दौरा पड़ने के कारण हमें छोड़कर चले गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेशक आज हमारे बीच नहीं है, मगर विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020
मिशन इंडिया आदि उनके द्वारा लिखित पुस्तकें आज भी भारतवर्ष के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत बनकर मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें भविष्य में भी करती रहेंगी। तो ये थी ऐसी व्यक्ति की कहानी जिसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन आपके हर सपनों को पूरा कर सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना और कड़ी मेहनत और लगन करना, तो निश्चित रूप से हर सपना पूरा होगा। जुआ के लिए दीवाना बनना और पागलपन बनना चाहिए, वह जुआ नहीं है जिसमें पागलपन नहीं है पढ़ाई के प्रति। तो तुम भी अपने अंदर पढ़ाई के प्रति एक पागलपन लाना और निश्चित रूप से तुम सक्सेस करोगे, ऐसा शुभकामना मैं देता हूं। मेरे तरफ से सभी बच्चे को बहुत बहुत प्यार और सभी बच्चे दीर्घायु हो, यशस्वी हो, यही कामना करता हूं।